नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। देखिए दोस्तों, अपनी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही थी। क्लास 9th की अध्याय था आपका दूसरा। यह अध्याय काफ़ी लंबा था दोस्तों, इसलिए हमने इसको दो पार्टों में डिवाइड किया। पहले पार्ट की वीडियो अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। आज भारत के भौतिक स्वरूप के दूसरे भाग की, जिसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठार, भारत के मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह से संबंधित एमसीक्यूज क्वेश्चन है, उसकी सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। ओके दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर। देखिए फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न, प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प, यह एक मीच की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। विकल्प दूसरा, यह अंगारा लैंड के टूटने के कारण बना था। विकल्प नंबर तीसरा, इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? केवल पहला कथन असत्य है, केवल दूसरा असत्य है, केवल तीसरा असत्य है, उपरोक्त सभी असत्य हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ केवल आपका जो दूसरा वाला कथन है वो असत्य है, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो अंगारा लैंड के टूटने के कारण नहीं बना। देखिए, एक विशाल आपका प्राचीन महाद्वीप था जिसे पेंजिया कहा जाता है। पेंजिया के दो भाग थे दोस्तों, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो दोस्तों, गोंडवाना लैंड जो था वो आपका पेंजिया का दक्षिणी भाग था। कौन सा भाग था दोस्तों? दक्षिणी भाग। और अंगारा लैंड जो गोंडवाना लैंड था, प्रायद्वीपीय पठार जो है वो आपके गोंडवाना लैंड से बना है। किससे बना है दोस्तों? गोंडवाना लैंड से। इसलिए यहाँ पर जो अंगारा लैंड दिया गया विकल्प वो गलत दिया गया है। देखिए, समझाने के लिए मैंने चित्र भी लगाया यहाँ पर। देखिए पूरा पेंजिया था, ये एक विशाल प्राचीन महाद्वीप था। ये दोस्तों वैगनर के उपमहाद्वीपीय सिद्धांत के अनुसार दोस्तों धीरे धीरे पेंजिया विखंडित हुआ और ये दो भागों में बटा। एक तो अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। इनके बीच में दोस्तों टैथिस सागर स्थित था। राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है वो इस टैथिस सागर का अवशेष है। और दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार जो है वो एक मीच की तरह दिखाई देते हैं, जिससे आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य भागों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है? दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, प्रायद्वीपीय पठार के दो मुख्य भाग बताए गए। देखिए, मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार, मालवा का पठार या विंध्य श्रृंखला। तो कौन सा असत्य पूछ रहा है? तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, विंध्य श्रृंखला जो है प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य भागों के अंतर्गत शामिल नहीं है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार के दो मुख्य भाग, एक तो आपका मध्य उच्च भूमि और दूसरा है आपका दक्कन का पठार। अब प्रश्न आता है, मालवा का पठार कहाँ से आया? तो दोस्तों, मालवा का पठार जो है वह आपको मध्य उच्च भूमि का ही एक हिस्सा है, या ऐसा कह सकते हैं दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतम भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने आज के तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न से पहले यहाँ मैंने पठारों का चित्र लगाया है, आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मालवा का पठार, इसके बीच में आप देख रहे हैं गुजरात से जो आपकी नदी निकल रही है, नर्मदा नदी निकल रही है। और ये बघेलखंड है आपका, बुंदेलखंड का आपका एरिया ये कहलाता है। और देखिए दोस्तों, जो नीचे की तरफ ट्राइंगल स्वरूप में देख रहे हैं, ट्राइंगल रूप में, वो दक्कन का पठार है। नर्मदा नदी को मैंने यहाँ पर भी दिखाने का कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार के भाग, मध्य उच्च भूमि, जैसा मैंने आपको बताया प्रायद्वीपीय पठार के दो भाग थे। यहाँ मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार के पहले भाग यानी कि मध्य उच्च भूमि के संदर्भ में प्रश्न है कि मध्य उच्च भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विंध्याचल की जो श्रृंखला है वह दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला और उत्तर में अरावली से घिरी है, पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के बलुई एवं पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। यानी कि अगर देखने की कोशिश करें इस प्रकार, तो ये प्रश्न कह रहा है कि विंध्याचल की जो पर्वत श्रृंखला है दक्षिण में यानी कि इस साइड तो है वो सतपुड़ा श्रृंखला से घिरी हुई है, और उत्तर पश्चिम की अगर बात करें, उत्तर पश्चिम में बात करें तो यहाँ दोस्तों आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई है, और पश्चिम में ये राजस्थान का क्षेत्र है जो बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से घिरी हुई है, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट और सही है। आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र में बहने वाली नदी आपकी चंबल है, सिंध है और बेतवा है। केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है।
इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। देखिए मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी है लेकिन पूर्ण में सकड़ी है। ओके दोस्तों, इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। जैसा मैंने आपको दिखाया था कि देखिए बघेलखंड ये रहा आपका और बुंदेलखंड, दोनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ दिखा दी थी इस मैप में। देखिए इसके और पूरब के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटे नागपुर पठार द्वारा दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? केवल पहला, केवल दूसरा, केवल तीसरा व चौथा। उपरोक्त में से सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों यहाँ जितने भी कथन दिए गए हैं प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ के, उच्च भूमि के संदर्भ, वो सभी के सभी सत्य हैं। अब इसको मैप से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए ये आपका जो मध्य उच्च भूमि वाला पोर्शन है उसको आप लोग देख सकते हैं। इसको आप लोग देखिए, दिशा पूरब है, पूरब की ओर ये सकड़ा है और दक्षिण और जो पश्चिम की ओर दोस्तों इसकी चौड़ाई अधिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपने देखा। फिर आप देखिए यहाँ पर आपकी जो मालवा का पठार है, विंध्याचल की पर्वतमाला है, सतपुड़ा की है। ओके दोस्तों, उसके अलावा आपका बुंदेलखंड बघेलखंड भी इसके अंतर्गत आ जाता है। और देखिए यहाँ मैंने नर्मदा नदी को दिखाया है। नर्मदा नदी के अलावा देखिए यहाँ आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला जो राजस्थान, गुजरात, राजस्थान में होती हुई दिल्ली तक जाती है। आपकी रायसीना हिल्स दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन स्थित है। फिर दोस्तों विंध्याचल पर्वत, फिर सतपुड़ा पर्वत और छोटा नागपुर का पठार जो आपका यहाँ पर दिखाया है मैंने। आगे बढ़ते हैं। देखिए दक्कन का पठार, दक्कन का पठार का आकार किस प्रकार का है एवं वह नर्मदा नदी की किस दिशा में स्थित है? त्रिभुजाकार है एवं नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। चतुर्भुजाकार है एवं नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। विषम कोणीय है एवं नर्मदा नदी के पूर्व में स्थित है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों दक्कन का जो पठार है उसका जो आकार त्रिभुजाकार है, यानी कि ट्रायंगल स्वरूप है। इस प्रकार से भी थोड़ी देर पहले मैप में भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, ट्रायंगल स्वरूप है। और ये जो है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। किस दिशा में स्थित है? दक्षिण में। इस प्रकार यहाँ पर आपका पहला विकल्प सही है। देखिए प्रश्न नंबर 5वां, महादेव, कैमूर की पहाड़ी एवं मैकाल पहाड़ियाँ किस श्रृंखला के पूर्वी विस्तार हैं? अरावली पर्वत श्रृंखला के, सतपुड़ा श्रृंखला के, विंध्या श्रृंखला के, नीलगिरी श्रृंखला के। तो दोस्तों महादेव, कैमूर की पहाड़ी और मैकाल की पहाड़ियाँ हैं वो आपकी सतपुड़ा पहाड़ी की पूर्वी का मतलब सतपुड़ा श्रृंखला के पूर्वी विस्तार हैं। फ्रेंड्स सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी विस्तार हैं। ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक पर्वतमाला है। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं जो सतपुड़ा आपकी श्रेणी है कहाँ पर है। देखिए ये सतपुड़ा श्रेणी है, ये इसकी पर्वतमालाएं हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 6, दक्कन के पठार के एक भाग जो उत्तर पूर्व में स्थित है। अब कौन सी दिशा की बात कर रहा है दोस्तों? देखिए यहाँ अगर बात करें तो उत्तर पूर्व की बात कर रहा है, यानी इस दिशा की बात कर रहा है। उत्तर पूर्व में स्थित है को क्या कहा जाता है? मेघालय कहा जाता है, कार्बी एंगलोंग पठार कहा जाता है, उत्तर कचार पहाड़ी कहा जाता है, उपरोक्त सभी। तो मैं आप लोगों को बता दूं दक्कन के पठार का एक भाग जो उत्तर पूर्व में स्थित है वो इन तीनों ही नामों से जाना जाता है, यानी कि उपरोक्त सभी, मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार और आपका उत्तर कचार पहाड़ी, इन तीनों नामों से इसे जाना जाता है। देखिए दक्कन के पठार का एक भाग उत्तर पश्चिम में भी देखा जाता है और इसे स्थानीय रूप से दोस्तों मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उच्च कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। अब दोस्तों भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हुआ भी। भ्रंश क्या है? ये भ्रंश दोस्तों चट्टानों के तल में एक दरार आ जाती है जिसके कारण चट्टान के ब्लॉक होते हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं या अलग अगल बगल में खिसक जाते हैं, उसे भ्रंश कहते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7वां, मेघालय के पठार के पश्चिम से पूरब की ओर स्थित श्रृंखलाएं हैं गारो, खासी, जयंतिया, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी कि मेघालय के पठार के पश्चिम दिशा से लेकर पूरब की ओर स्थित श्रृंखला गारो कहलाती हैं, खासी कहलाती हैं और जयंतिया कहलाती हैं। ये मेघालय पठार का हिस्सा है जो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित हैं। ये गारो, खासी और जयंती पहाड़ियों के क्रम में स्थित है, यानी कि एक लाइन में
और इन्हें पूर्वी हिमालय क्षेत्र का विस्तार माना जाता है। चित्र में भी देखिए, देखिए दोस्तों, गारो है आपकी, खासी है और जयंती है, तीनों एक क्रम में यानी कि सीरीज में है और ये पूर्वी हिमालय क्षेत्र का विस्तार मानी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8वां, दक्कन के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर स्थित घाटों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। जो घाट स्थित हैं, यानी कि देखिए दोस्तों, इंडिया का मैप अगर आप देखेंगे इस प्रकार इंडिया का मैप है और इस साइड में जो आपका घाट स्थित है वो आपका पूर्वी घाट है और इस साइड में जो घाट स्थित है वो आपका पश्चिमी घाट है। तो इन घाटों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए, यानी कि थाल घाट किस तरफ पड़ता है या किससे संबंधित है। तो देखिए, थाल घाट आपका बम्बई और अगर हम बात करें नासिक और मुंबई से संबंधित है और दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थित है। ओके दोस्तों, और भोर घाट की बात करें दोस्तों तो भोर घाट आपका मुंबई और पुणे से संबंधित है, यानी कि वहाँ पर स्थित है और ये भी आपका महाराष्ट्र में है। पाल घाट की बात करें तो पाल घाट केरल और तमिलनाडु में स्थित है, यानी केरल और तमिलनाडु के बीच में स्थित है और ये आपका केरल तमिलनाडु में लोकेशन भी इसकी केरल तमिलनाडु है और केरल तमिलनाडु के जो बीच में पाल घाट आपका पड़ता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ और बता दूं दोस्तों, जो दक्कन का पठार है आपका, जिसे दक्षिण का पठार कहा जाता है, उसके पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रम से पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित है। वे सतत हैं तथा केवल दर्रों के द्वारा ही इनका यूज़ किया जा सकता है, यानी दर्रों के द्वारा आना जाना किया जा सकता है। और जो आपका जो थाल घाट है वो भी एक दर्रा है, भोर घाट है वो भी एक दर्रा है, पाल घाट है वो भी एक दर्रा है। थाल घाट आपका नासिक और मुंबई के बीच में स्थित है, भोर घाट आपका मुंबई और पुणे के बीच में स्थित है, यानी कि आने जाने के रास्ते के रूप में, और पाल घाट आपका केरल और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। उम्मीद है अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए प्रश्न नंबर 9, दक्कन के पठार के पश्चिमी घाट, कौन से घाट दोस्तों, दोबारा मैप बना लेते हैं। पश्चिमी घाट यानी इस वाले हिस्से की बात कर रहा है। पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है, या पर्वतीय वर्षा होती है, या वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराव ऊपर उठने के कारण होती है। इसकी ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। इसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? केवल पहला, केवल दूसरा, केवल तीसरा, उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर जितने भी कथन कहे गए हैं वो सही है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है वो 900 से 1600 मीटर की है और दोस्तों इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। देखिए यहाँ देखिए, अगर हम यह मैप बनाएंगे तो इस दिशा में आपका हो गया पूरब, इस दिशा में हो गया आपका पश्चिम और इस दिशा में आपका हो गया उत्तर, और उत्तर और नीचे की तरफ हो गया दक्षिण। तो दोस्तों अगर इस मैप को यहाँ बनाते तो ये दिशा आपकी, इसको जस्ट बीच में काटें तो आपका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो उत्तर का हो गया और नीचे वाला हिस्सा आपका किसका हो गया दोस्तों? दक्षिण का हो गया। तो दोस्तों ऊपर की तरफ जो आपका है, जो ऊपर की तरफ आपका कौन से घाट की बात कर रहे हैं? ऊपर की तरफ पश्चिमी घाट की। तो पश्चिमी घाट दोस्तों देखिए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों की लोकेशन एक जैसी है। देखिए यहाँ पर ऊपर की ओर ये उत्तर है, अगर पश्चिमी पूर्वी घाट की बात करें, और नीचे की ओर दक्षिण है। दोनों ही घाटों में दोस्तों उत्तर की तरफ ये चौड़े हैं और नीचे की तरफ ये सकड़े हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका पूर्वी घाट भी आपका देखिए नीचे की तरफ तो चौड़ा है, यानी दक्षिण की तरफ चौड़ा है, और आपका पूरब की उत्तर की तरफ वो सकड़ा है। उसी प्रकार अगर बात करें पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट भी आपका उत्तर की ओर चौड़ा है और दक्षिण की ओर सकड़ा है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। देखिए प्रश्न नंबर 10वां, दक्कन के पठार के पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के शिखरों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अनाईगुड़ी की पूछ रहा है कि अनाईगुड़ी की जो ऊंचाई है, जो शिखर है आपके, इस अनाईगुड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो अनाईगुड़ी की ऊंचाई आपकी बता देता हूँ, जो है आपकी 2695 मीटर है, और डोटा बेटा की ऊंचाई बता देता हूँ 2633 मीटर है, और दोस्तों शिखर महेंद्रगिरी की ऊंचाई 1500 मीटर है। अब थोड़ा सा समझिए इसको। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ जाती है, मैंने जैसे आप लोगों को बता दिया। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईगुड़ी हुआ, डोटा बेटा हुआ, ये दोनों शिखर आपके पश्चिमी घाट के हैं। किसके घाट के शिखर हैं दोस्तों? ये दो शिखर आपके पश्चिमी घाट के शिखर हैं। और दोस्तों पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर आपका माना जाता है महेंद्रगिरी को। किसको माना जाता है? महेंद्रगिरी को।
महेंद्रगिरी जो है आपका पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है और इसकी जो ऊंचाई है वो 1500 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11वां, दक्कन के पठार के पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले पहाड़ियों के संदर्भ में असत्य कथन पूछ रहा है। असत्य कौन सा है, यानी कौन सी पहाड़ियाँ आपके पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं और कौन सी नहीं पाई जाती हैं। शिवराय तथा जावड़ी की पहाड़ियाँ, ओडंग मंडलम ऊटी की पहाड़ियाँ, या आपकी कोडाई कनाल की पहाड़ियाँ और अरावली की पहाड़ियाँ। तो देखिए दोस्तों दोबारा से मैप बना लेते हैं। ये आपका हो गया पूरब और ये आपका हो गया पश्चिम। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है आपकी राजस्थान से लेकर गुजरात से लेकर के दिल्ली तक जाती है। अरावली पर्वत श्रृंखला तो आपको पश्चिम का है। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल सही है, पश्चिम में स्थित है। और कोडाईकनाल की पहाड़ियाँ, कोडाईकनाल की पहाड़ियाँ दोस्तों आपकी ये पहाड़ियाँ भी आपकी पश्चिमी घाट में स्थित हैं। ओके दोस्तों, क्योंकि कोडाईकनाल की पहाड़ी पश्चिमी घाट में जो है पलानी पहाड़ियों में स्थित हैं। ये भारत के तमिलनाडु राज्य में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। और अगर बात करें उडंग मंडलम की ऊटी की, तो ऊटी तो आपका विश्व प्रसिद्ध शहर है दोस्तों। ऊटी की पहाड़ियाँ नीलगिरी की पहाड़ियों का हिस्सा है जो पश्चिमी घाट में स्थित है। यानी कि जहाँ जो नीचे की तरफ जो तीनों विकल्प दिए गए हैं वो आपके पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें शेवरा तथा जावड़ी की पहाड़ियाँ, तो दोस्तों शेवरा और जावड़ी की पहाड़ियाँ जो है जो आपके पूर्वी घाट में कौन सी, यानी कि इस तरफ वाले हिस्से में स्थित है, पूर्वी घाट में स्थित है। यानी कि ये वाला विकल्प आपका जो है यहाँ पर ये असत्य है। देखिए तो शेवराय एवं जावड़ी की पहाड़ियाँ भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। और जावड़ी की जो अगर पहाड़ियों की बात करें तो जावड़ी की पहाड़ियाँ आपकी वेल्लोर और तिरुवंतमलाई जिले में फैली हुई हैं। और आपकी शेवराय की पहाड़ी की बात करें दोस्तों तो शेवराय की पहाड़ी आपकी सेलम जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, सेलम जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर अगले से पहले थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको। मैंने यहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला दिखाई। अरावली पर्वत श्रृंखला आपकी ये इंडिया में, ये आपकी राजस्थान से लेकर के न्यू दिल्ली में राजस्थान दिल से राष्ट्रपति भवन तक स्थित है। और देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तरी पश्चिम किनारे पर स्थित है। ओके दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार आपका ये रहा। प्रायद्वीपीय पठार के कौन से पे, आपके पश्चिमी, यानी कि लकीर काढ़े यहाँ पे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो पश्चिमी दिशा में है ही है, पश्चिम से और उत्तरी पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ, बीच बीच में काफ़ी टूटी हुई है खंडित पहाड़ियों का क्रम है दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला का। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम में और उत्तर पूर्व में फैली हुई है। ओके दोस्तों प्रश्न नंबर 12वां देखते हैं। देखिए दक्कन के पठार के पूर्वी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब किस घाट की बात कर रहा है, इस वाले घाट की बात कर रहा है दोस्तों। किसकी, इस वाले की, पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। इसका विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। इसका विस्तार सतत नहीं है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसे काट दिया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपका पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन सत्य है, आपका तीसरा कथन सत्य है या उपरोक्त सभी सत्य है। तो दोस्तों मैं यहाँ आप लोगों को बता दूँ, आपका यहाँ विकल्प घ यानी कि आपके सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर जो दिए गए हैं वो सभी के सभी सत्य हैं। देखिए अब देखिए प्रश्न नंबर 13वां, दक्कन ट्रैप जो कि दक्षिण का पठार है उसके अंतर्गत एक शब्द यूज किया था दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? वहाँ पाई जाने वाली काली मृदा को दक्कन ट्रैप कहा जाता है, या दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, दक्कन ट्रैप के शैल अग्नेय हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल पहला कथन सत्य है, दूसरा तीसरा कथन सत्य है, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका घा यानी कि उपरोक्त सभी कथन सत्य है क्योंकि आपकी जो दक्कन ट्रैप है वो काली मृदा को ही दक्कन ट्रैप कहा जाता है और इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। और जब ज्वालामुखी से हुई है तो दोस्तों इसकी शैल अग्नेय तो ऑटोमेटिकली होना लाजमी है। प्रश्न नंबर 14वां देखिए, भारतीय मरुस्थल क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों हमारे भारत में जो मरुस्थलीय भाग है वो थार मरुस्थल का है। कौन सा दोस्तों? थार मरुस्थल का, जो कि आपके राजस्थान वाले हिस्से में पड़ता है। कौन से हिस्से में दोस्तों? राजस्थान वाले हिस्से में पड़ते हैं, पश्चिमी क्षेत्र में। देखिए इसकी सबसे बड़ी नदी पूछ रहा है, भारतीय मरुस्थल क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है बनास है, लूनी है, चंबल है, माही है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता देता हूँ यहाँ पर कि भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी जो आपकी लूनी है।
और लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। इसका जल दोस्तों राजस्थान का एक शहर है बालोतरा, तो बालोतरा शहर तक तो इसका जल दोस्तों मीठा है, लेकिन उसके बाद ये जल खारा हो जाता है, इसलिए इसे खारी मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 15, भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र में कितने मिमी वर्षा होती है, मिलीमीटर वर्षा होती है? यानी कि प्रति वर्ष की बात करें तो 150 मिलीमीटर से कम, या प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से ज़्यादा, प्रति वर्ष 100 मिलीमीटर से कम, या प्रति वर्ष 155 मिलीमीटर से ज़्यादा। तो दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र में औसत वर्षा काफ़ी कम होती है, तो यहाँ आपका विकल्प जो दिया गया है वो यहाँ पर पहला विकल्प बिल्कुल सही है, यानी कि प्रति वर्ष आपका 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ पर होती है। दोस्तों अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल है वो स्थित है। ये बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित यानी कि तरंगों में फैला हुआ, यानी कि इस प्रकार समझ सकते हैं आप, तरंगे लहरदार जो चीज़ें होती हैं तरंगों में फैला हुआ ये मरुस्थल है आपका। यानी कि जो रेत के कण होते हैं, रेत की जो धूल उड़ती है गुबार, वो लहरें सी बना लेती हैं। ओके, यहाँ की जो जलवायु वो शुष्क है और वनस्पति भी काफ़ी कम है, क्योंकि वनस्पति होती तो दोस्तों मरुस्थल नहीं कहलाता। यहाँ वर्षा ऋतु में कुछ नदियाँ दिखती हैं और उसके बाद दोस्तों ये बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से, जब पर्याप्त जल नहीं मिलता है यहाँ की नदियों को, तो वो समुद्र तक नहीं पहुँच पाती हैं। ओके दोस्तों, ये प्रश्न नंबर 16, भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र में अर्धचंद्राकार बालू का टीला क्या कहलाता है? बरखान कहलाता है, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य या धैर्यन? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र यानी कि राजस्थान के क्षेत्र में जो अर्धचंद्राकार बालू का टीला मिलता है उसे बरखान या बरखान कहा जाता है। बरखान का विस्तार दोस्तों बहुत अधिक क्षेत्र तक होता है। ये लंबवत टीले भारत पाकिस्तान की सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। आप जैसलमेर जाएं तो दोस्तों बरखान के समूह को देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों बाकी की चीज़ें भी जो यहाँ पर दिखाई गई हैं, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, धैर्यन, ये सारे बालू का स्तूप के प्रकार हैं जो राजस्थान में आपको देखने के लिए मिलेंगे। अनुप्रस्थ की बात करें दोस्तों तो थार मरुस्थल में पाए जाने वाले एक प्रकार के रेत के टीले हैं जो हवा की दिशा पर समकोण बनाते हैं, समकोण यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अनुदैर्घ्य क्या है? बालू का स्तूप का एक प्रकार है। धैर्यन की बात करें तो दोस्तों ये गतिशील बालू के टीले या फिर रेत के टीले कह सकते हैं इन्हें। प्रश्न नंबर 17, भारत में स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? सांबर, चिल्का, कैस्पियन सागर, उपरोक्त सभी? तो दोस्तों भारत में स्थित खारे पानी की अगर सबसे बड़ी झील की बात की जाए तो उसका नाम है चिल्का। ये भारत में स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। और अगर राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछें तो वो सांबर है, और पूरे विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे तो वो कैस्पियन सागर है। ओके दोस्तों, देखिए प्रश्न नंबर 18, भारत के तटीय मैदान के पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, अरब सागर के बीच के संकीर्ण मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। देखिए दोस्तों तीनों इस साइड स्थित हैं आपके। कहाँ की बात कर रहा है? पश्चिम की। पूर्व इस साइड है आपका, पश्चिम इस साइड की बात कर रहा है। अरब सागर भी आपका इस तरफ स्थित है, और पश्चिमी तट भी आपका इस तरफ स्थित है, और पश्चिमी घाट भी आपका इस तरफ स्थित है। तीनों इस तरफ स्थित हैं। इनके बीच में स्थित संकीर्ण जो मैदान है उसके संदर्भ में पूछ रहा है, उसको सुमेल कीजिए। तो उसके उत्तरी भाग की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों? उसके उत्तरी भाग की। तो उत्तरी भाग जो है उसका वो आपका कोकण कहलाता है, जो मुंबई तथा गोवा के बीच स्थित है। और दोस्तों मध्य भाग की बात करें वो कन्नड़ का मैदान कहलाता है। अगर दोस्तों दक्षिणी भाग की बात करें तो दक्षिणी भाग आपका मालाबार का तट कहलाता है। अब दोस्तों उत्तरी भाग ये कोरामंडल तट। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही नहीं है। उत्तरी भाग है वो कोरामंडल तट तो कहलाता है, पर दोस्तों वो आपके पश्चिमी भाग का नहीं कहलाता। यानी कि ये जो विकल्प है यहाँ पर बिल्कुल गलत दिया गया है, वो आपका पश्चिमी भाग का नहीं कहलाता। वो किसका कहलाता है? वो आपका पूर्वी घाट कह सकते हैं, या पूर्वी तट का कहलाता है। किसका कहलाता है? पूर्वी भाग या पूर्वी तट का। यहाँ लिख सकते हैं आप, नोट्सों में लिख लेना इस बात को। पूर्वी भाग या पूर्वी तट का, उत्तरी भाग आपका कोरोमंडल तट कहलाता है। देखिए और थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तथा तटीय पट्टियों का विस्तार है। तटीय मैदान पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। यानी कि मैंने आपको बताया पश्चिम में आपका अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, यहाँ तक ये आपका फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए
देखिए बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। ओके दोस्तों, यहाँ बात करें बंगाल की खाड़ी इस तरफ है, तो बंगाल की खाड़ी के साथ जो विस्तृत मैदान है, यानी कि इस साइड जो विस्तृत मैदान है वो चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में उसे उत्तरी सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तरी भाग, यानी कि ऊपर का जो भाग है उस तरफ इसे क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार कहा जाता है। दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, यानी कि नीचे का जो दक्षिणी भाग है वो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदी है जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। देखिए प्रश्न नंबर 19वां, लक्षद्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। छोटे प्रवाल द्वीप क्या होते हैं दोस्तों? छोटे प्रवाल द्वीप यानी कि छोटे छोटे कीड़े होते हैं, यानी कि घोंगे टाइप। अगर आपने घोंगा देखा है तो घोंगा क्या होता है, जब मर जाता है तो उसके ऊपर जो कवक होता है ना, उसके जैसे कछुए के ऊपर कवक चढ़ा रहता है, इसी घोंगे के ऊपर एक कवक चढ़ा रहता है। या आपने बजरी में से निकलने वाले सीप देखे होंगे, तो दोस्तों प्रवाल उसी सीप जैसे ही होते हैं जो एक जगह पर रहते हैं। काफ़ी सारे जो प्रवाल जीव जंतु जो होते हैं एक ही जगह पर रहते हैं, उनके मरने के बाद वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे कि द्वीप का निर्माण हो जाता है। यानी कि वो इतनी ज़्यादा संख्या में रहते हैं कि उनसे द्वीप का निर्माण हो जाता है। दोस्तों आपकी श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाला जो राम सेतु जिसे कहा जाता है, उसे भी ज़्यादातर लोग प्रवाल द्वीप ही मानते हैं। ओके दोस्तों, इनको पहले दोस्तों लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमन द्वीप के नाम से जाना जाता था। ये बात ही सत्य दोस्तों। यह 34 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है। कावरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय, ये बात भी सही है दोस्तों। ये बात सही नहीं है कि 32 किलो मतलब 34 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला है। ये तो आपका 32 वर्ग किमी के क्षेत्र में ही फैला हुआ है। लक्षद्वीप जो है आपका, लक्षद्वीप जो है दोस्तों 32 वर्ग किमी के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। और दोस्तों 1973 में इस द्वीप का नाम लक्षद्वीप रखा गया था। यहाँ पादप और जंतु के बहुत सारे प्रकार पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, लिख लेना 1973 में इसे लक्षद्वीप का नाम दिया गया था, इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। देखिए प्रवाल के बारे में डीपली जानकारी देने के लिए मैंने यहाँ ये कंटेंट लिया है। देखिए प्रवाल पॉपिल्स कम समय तक जीवित रहने वाला सूक्ष्म प्राणी है जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले एवं गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियाँ, यानी कि जो इनके खोखे होते हैं, टीले के रूप में निक्षेपित यानी एक जगह पर जमा हो जाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं प्रवाल रोधिका। ये क्या होता है प्रवाल रोधिका दोस्तों? मुख्य भूमि या द्वीप से गहरे लैगून द्वारा अलग होती है। दोस्तों तटीय प्रवाल भित्ति होती है जो दोस्तों प्रवाल महाद्वीपों और द्वीपों के किनारे तटीय भागों में सीधे पाई जाती है, यानी कि सीधे ये पाई जाती है, जम जाती है। और दोस्तों प्रवाल वलय द्वीप, ये गोलाकार घोड़े की नाल के आकार की प्रवाल होती है। इस प्रकार होती है दोस्तों। इस प्रकार जो घोंगे जो मरते जाते हैं वो इस प्रकार जम जाते हैं, तो घोड़े के नाल के आकार की होती है, गोलाकार होती है, जिसके मध्य में लैगून होता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया का आपका ग्रेट बैरियर रीफ जो है प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 20वां, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है लक्षद्वीप में, अंडमान तथा निकोबार द्वीप में समूह में, पिटली द्वीप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप में स्थित है। और डीपली जाएं दोस्तों, अंडमान और निकोबार की बैरेन द्वीप में। किसके में दोस्तों? बैरेन। लिख लेना दोस्तों, अंडमान निकोबार के भी बैरेन द्वीप में आपका भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। और दोस्तों भारत का जो लक्षद्वीप है, जो द्वीप समूह में स्थित एक द्वीप है जो छोटे आकार का है दोस्तों, वो है आपका पिटली द्वीप। कौन सा दोस्तों? पिटली द्वीप। इसका साइज अगर मैं बताऊं आपको तो दोस्तों ये काफ़ी छोटा है। 300 बाई 200 मीटर के क्षेत्र में ये एक छोटा सा द्वीप फैला हुआ है दोस्तों। और ये कोई मनुष्य ही निवास नहीं करता, ये एक पक्षियों का अभ्यारण्य कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए बंगाल की खाड़ी के उत्तर से दक्षिण तक फैले द्वीपों की श्रृंखला को ध्यान से देखिए। बंगाल की खाड़ी, देखिए दोस्तों अगर बात करें तो इस तरफ अरब सागर आपका, इस तरफ आपकी बंगाल की खाड़ी। ओके, अब प्रश्न कह रहा है आपका उत्तर से दक्षिण तक, यानी कि ऊपर की तरफ से नीचे तक, यानी ये जो आप देख रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक फैले हुए
द्वीपों की श्रृंखला को ध्यान से देखिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो कि आपके सामने है। ये द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं जो कि आपको दिख रहे हैं। ये द्वीप समूह दो भागों में बांटे गए, उत्तर में तो अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार, यानी कि उत्तर वाली दिशा वाले ये तो अंडमान कहलाते हैं और ये क्या कहलाते हैं, निकोबार। यह माना जाता है कि ये द्वीप समूह मतलब कि पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। ये द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप और जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। और दोस्तों ये द्वीप जो हैं विषुवत वृत्त के समीप स्थित हैं। विषुवत वृत्त की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री विषुवत रेखा ये होती है आपकी, जो विश्व को दो भागों में बांटती है, उत्तरी अर्धवृत्त और दक्षिणी अर्धवृत्त। यह जलवायु विषुवतीय तथा यहाँ घने जंगलों से आच्छादित हैं। देखिए प्रश्न नंबर 21 एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है, तट कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है, द्वीप कहलाता है, निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों वह कहलाता है आपका प्रायद्वीप। दोस्तों यह भूभाग एक तरफ से भूमि से जुड़ा रहता है, बाकी 3 तरफ पानी होता है। भारत भी एक दोस्तों प्रायद्वीप का उदाहरण है जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम है। हिमाचल, पूर्वांचल, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पूर्वांचल जो है आपका वो भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम है। इसे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, पूर्वांचल पर्वतमाला भी कहते हैं, जो कि हिमालय का पूर्वी विस्तार है। इसमें नागा पहाड़ियाँ, पटकाई पहाड़ियाँ और लूशई पहाड़ियाँ जैसी कई अन्य पहाड़ियाँ शामिल हैं। बात करें दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी का कहलाती है कोरोमंडल, कन्नड़, कोकड़, उत्तरी सरकार। तो दोस्तों गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी आपकी कन्नड़ कहलाती है, नहीं विकल्प दूसरा। दोस्तों मालाबार तट या कन्नड़ तट इसको कहा जाता है। यह तट दोस्तों गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और इसमें कर्नाटक और केरल के राज्य शामिल हैं। दोस्तों आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, आज हमारा इसका दूसरा अध्याय NCERT ज्योग्राफी क्लास 9 का कंप्लीट हो गया है। जल्द हम मिलेंगे आपसे NCERT का तीसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।